So, dear students, we are talking about cleft palate and linked conditions जो कि स्पीच को, लैंग्वेज को, वॉइस को अफेक्ट कर सकती हैं. So, as a part of intervention, we'll be talking about the therapy itself. और हमारा आज का जो एजेंडा है that relates speech therapy for cleft palate or velopharyngeal dysfunctions. I'll be asking you questions in between ताकि आप relate कर सकें और or you can have a better understanding of what we discussed earlier. Okay. So, children with a history of cleft palate or submucous cleft are at risk of resonance in speech production due to velopharyngeal dysfunction. So can someone tell me what do we understand by velopharyngeal dysfunction? Please raise your hands. Can anyone tell me on this? What do you understand by children with velopharyngeal dysfunctions? What is this? कोई बता सकता है मुझे? जी. Sir, inadequate separation of nasal oral cavity. Say again, बेटे. Sir, inadequate separation of oral and nasal cavity. Sir, basically या तो incompetence हो जाती है या फिर functional issue हो जाता है, immobility आ जाती है, पोर्ट नहीं बन पाता. ठीक है. Anyone else? Aisha Bukhari. Sir, it could be due to structural deficit. So, हम इसको यूं समझें. Functional और structural dysfunction. सर बहुत है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल उसकी वजह से दोनों ही डिसफंक्शनिंग हो सकती है. ठीक है. सो हम इसको यूं अगर सम अप कर लें कि कोई एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो कि वेलोफैरिंजियल पोर्ट को completely या marginally affect करती है, that is actually we will call it as a dysfunction. अब ये फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है और उसके अलावा जो है शॉर्टनेस भी किसी फॉर्म में हो सकती है, तब भी वो एक वेलोफैरिंजियल की इश्यूज को रेज करेगा. So these problem includes hypernasality, nasal ear emission and compensatory articulation productions. So what do we understand by compensatory articulation productions? सर बेसिकली हम कंपनसेट कर देते हैं, लाइक अगर बाइलेबियल कोई वर्ड्स नहीं, साउंड्स नहीं बोल रहा तो हम उसको किसी और ऑल्टरनेट करवा कर बता देते हैं कि बेटा टंग यहाँ लगा लें या लिप्स यहाँ पे इस तरह से करें तो ये साउंड आ जाएगी. जी. और सर एक आपने राग की एग्जांपल दी थी, The articulators की मूवमेंट को हम लेटरल साइड में हम लोग टंग लगा के उसको कह सकते हैं कि उसका साउंड निकालो, तो हम उसे बेसिकली प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो थोड़ा सा हम उनको मॉडिफाई करके बता देते हैं कि इस तरह से कर ले तो ये साउंड आ जाएगी. That's okay. So we tend to this is an alternative. जी, yes, this is an alternative form because जो actual production के लिए जो site थी that was unavailable due to certain reasons and that is why we are trying to teach them some compensations. और ये compensation basically इसीलिए है ताकि वो बच्चा जो है कुछ ना कुछ articulate करता रहे और उसकी जो intelligibility है वो बेहतर हो सके. Some of these speech characteristics can also occur in children with no history of cleft palate for a variety of reasons. Now can you tell me what is this? वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है ऐसे बच्चों को भी हो सकते हैं जिनको क्लेफ्ट पैलेट नहीं है, उनके साथ भी हो सकते हैं. वैरायटी ऑफ रीजंस. व्हाट कैन बी दोज वैरायटी ऑफ रीजंस? सर जो बच्चे आर्टिकुलेशन एरर के साथ होते हैं, जैसे रोटी को लोटी बोलते हैं. जी सर. जी नहीं बेटे, वो तो आर्टिकुलेशन एरर हो गया ना. और
Sir, if they are inflamed Sir, can tonsils you or repeat it? adenoids, बेटे बारी बारी बोले। जी बेटे फिर बोले। सर अगर मसल्स वीक होंगे टंग के तो भी प्रॉब्लम होगी। यस शाबाश, दिस इज ओके। फॉर एग्जांपल, हाँ Sir, हमारी tongue short हो जाना, नहीं बेटे उसके वे देखो, में भी एक सेकंड, ये ऊपर तो दोनों हमने डिस्कस कर लिए कि कोई एनाटॉमिकल रीजन था या फिजियोलॉजिकल रीजन था, इन दोनों को तो हमने एड्रेस कर लिया। इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दिस फिजियोलॉजिकल और क्लेफ्ट रिलेटेड के अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं? सर ये सर टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स की वजह से अगर सर इनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है या फिर उनका रिमूवल, जी, और मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में शेयर किया था आपसे। What about habituation? What about hearing loss? आपका नेट शायद स्लो है, मुझे समझ नहीं आ रही। habituation में learn pattern भी आ सकता है। यस आयशा शाबाश, और मैंने आपको, आप अगर याद करें ना तो मैंने आपसे कहा था कि इट कैन बी हैबिचुएशन नंबर 1, it can be certain degree of hearing loss number 2, number 3 it can be representation of intelligence issues as well. People with low IQ usually tend to speak in hypernasal voice. और जहाँ तक हाइपोनेजैलिटी का जिक्र है तो हाइपोनेजैलिटी अगर है और रेजोनेंस इश्यूज हैं तो उसके अंदर फिर डीएनएस हो सकता है। उसके अलावा ओरल रेजोनेंस की कमी की एक खास वजह जो है ओरल नेजल रेजोनेंस की, वो एडिनॉइड्स वगैरह भी हैं। लेकिन हैबिचुएशन, हियरिंग लॉस, इंटेलिजेंस, दीज आर अदर फैक्टर्स जो कि हमें नजर आते हैं। उसके अलावा एक और होता है थ्राइव फॉर लाइफ। थ्राइव फॉर लाइफ से मुराद ये है कि पीपल हु हैव गॉट, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और उनका लाइफ के बारे में कोई इतनी पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, फॉर मैनी रीजंस, दैट कैन बी साइकोलॉजिकल, दैट कैन बी हेल्थ कंडीशंस, दैट कैन बी अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से फिर वो उनकी स्पीच के अंदर वो स्पर नहीं होता, वो क्लैरिटी नहीं होती, वो लाउडनेस नहीं होती, जिसकी वजह से हमें हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन होती है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हाइपरनेज़ैलिटी एक परसेप्शन है which is actually determined by the listeners. तो ये उनकी इंटेलिजिबिलिटी जो है उसको इस तरीके से अफेक्ट कर सकती है। So okay, do we have any questions on this? We don't have any questions, so let's move. Differential diagnosis. It's a very important in order to determine if appropriate treatment in surgery, speech therapy or both. डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसिकली एक ऐसा डायग्नोसिस है जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो क्या लेंगे आप। शुड वी गो फॉर द सर्जरी, शुड वी गो फॉर स्पीच थेरेपी, या इनका कोई मिक्स एंड मैच करना है आपने। While during the last class I discussed के at times बच्चों का क्लेफ्ट रिपेयर कर दिया जाता है without giving due consideration to the recommendation of the therapist, और एक स्पीच थेरेपिस्ट जो था वो डिटरमिन कर सकता था कि whether it was less mobile
या सॉफ्ट पैलेट जिसकी वजह से इशू हो रहा था, उसके लिए वो उसको एक्सरसाइज डिटरमिन कर सकता था. he could have tried it, he could have gone through certain exercises. लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है इन केस के there is an obvious cleft और कोई anatomical difference है, उस वक्त पे surgery should be the first option. लेकिन of course even after surgery you'll have to opt for speech therapy to ensure that the full benefit of the surgery has been credited for. तो इसलिए हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने की ज़रूरत पड़ती है. जी बेटे, कैन समबडी रीड इट फॉर मी? जी सर, लेकिन स्लाइड मूव नहीं हो रही है, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, सॉरी सर, वो अभी सेकंड वाली ही शो हो रही है. अभी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस नजर आ रहा है? सर वो नजर आ रहा है बट स्लाइड डिस्प्ले नहीं हुई हुई थी, वो सीक्वेंस में नजर आ रहा है हमें. आप देखें. नहीं सर. और स्लाइड मूव नहीं हो रहे. लेट मी डू इट अगेन. मैं दोबारा आपके साथ. जी सर, अब हुई है. जी प्लीज रीड करें. Velopharyngeal dysfunction, VPD, refers to a condition where the velopharyngeal valve does not close consistently and completely during the production of oral sounds. सर आगे पढ़ना है. एक्सप्लेन करें बेटे. सर ये इसमें आपने हमें पहले भी बताया था कि जो वेलोफेरेंजियल डिसफंक्शनिंग, तो पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल डेफिसिट है तो उसकी वजह से वो जो पोर्ट बनती है जहाँ पे जाके जो विलम है उसने टच करना होता है और प्रोडक्शन होती है ओरल साउंड्स की. बेसिकली हमारा जो विलम है वो जब ओरल कैविटी को ब्लॉक करेगा तो नेजल साउंड्स की प्रोडक्शन होती है, और जब नेजल कैविटी को ब्लॉक करेगा तो ओरल साउंड्स की प्रोडक्शन होती है. यहाँ पे जब डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो वो पोर्ट कनेक्ट ही नहीं हो पाती. ओके. और कंप्लीटली उसको वो क्लोज नहीं करती, ब्लॉक नहीं करती है, विच जनरेट वेलोफेरेंजियल डिसफंक्शनिंग. ठीक है बेटे. आयशा बात मैं आपको बताता हूँ. जी सर. ये डिसफंक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है डिसफंक्शन, सो ये फिजियोलॉजी का एक इशू है. तो फिजियोलॉजी वीपीडी डिसफंक्शन से रिलेटेड है. तो वीपीडी जब कभी भी होगा तो उसके नतीजे में आइदर कंसिस्टेंसी नहीं है. कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि जितनी दफ़ा कोई काम किया जाए वो एक्यूरेटली हो जाए. तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है. कभी तो वो पोर्ट बंद हो रहा है, कभी पोर्ट बंद नहीं हो रहा, और कभी कम्प्लीटली शट ऑफ हो रहा है, कभी कम्प्लीटली शट ऑफ नहीं हो रहा. सो इस सूरत हाल में हम उसको कहेंगे कि दिस इज वीपीडी. इट कैन यूजुअली रिलेट विद the paresis, the weakness of the soft palate. So VPD का ताल्लुक जो है वो फिजियोलॉजी के साथ हो गया. ओके, अब आगे पढ़ें. Velopharyngeal insufficiency is used to describe an anatomical or structural defect that prevents adequate velopharyngeal closure. Velopharyngeal insufficiency is the most common type of VPD because it includes a short or abnormal velum, which occurs in children with a history of cleft palate or submucous cleft. Sir, again, इसमें this is a type of VPD. जैसे आपने बता दिया कि वो फिजियोलॉजी में एक कॉमन उसका इशू आ जाता है वीकनेस की वजह से. बट अब यहाँ पे दिस इज क्लियरली रिटन कि जो विलम है हमारा सॉफ्ट पैलेट है या तो शॉर्ट होगा या फिर एबनॉर्मल होगा. तो उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं उसमें अकर होंगे. और इसमें कनेक्टिविटी इश्यूज क्या होते हैं कि प्रॉपर उसके साथ वो कनेक्ट नहीं करता वेलोफेरेंजियल वॉल के साथ विलम. तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी होगी, प्रॉपर अट्रेंसेस नहीं होंगी. ठीक है. और ये क्लेफ्ट पैलेट और सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट जिन बच्चों का होता है उनके साथ भी अकर होता है. अच्छा, अब दूसरी चीज आ गई ना, वो उसका ताल्लुक फिजियोलॉजी के साथ था, इसका ताल्लुक इनसफिशिएंसी. इसका मतलब ये हुआ कि या तो पोर्ट बहुत बड़ा है या वीलम का आपका साइज जो है वो ठीक नहीं है. सो जब साइज काफी नहीं है दिस मींस इनसफिशिएंसी.
सो इनसफिशिएंसी के नतीजे में भी वही VPD की तरह के आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से नज़ैलिटी हो रही है, और यूजुअली ये क्लेफ्ट पैलेट या सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट के केसेस में नजर आते हैं। तो हमने ये देखा कि VPD और VPI जो हैं ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग VPI वुड रिलेट टू द साइज ऑफ इट, while VPD relates to the physiology of it, जिसके अंदर उसकी फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर होती है। अब फंक्शनिंग इसमें भी मुतासिर हो रही है, लेकिन फंक्शनिंग मुतासिर होने का ताल्लुक VPI के साथ है, इनसफिशिएंसी के साथ। सो इसके अंदर भी अब ये क्यों करते जा रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि अगर VPD का खाली केस होता तो आप फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करते, स्पीच थेरेपी करवाते, एक्सरसाइजेस कराते, सॉफ्ट पैलेट को मोबाइल करते, सेंसरी एक्टिविटीज उसको कराते। लेकिन VPI के केस में अगर पैलेट जो है उसका साइज छोटा है, तो अब इस पैलेट को साइज को इम्प्रूव करने के लिए यू माइट नीड टू डू सम कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, ताकि जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो सके और उसकी मूवमेंट जो है वो इतनी काफ़ी हो कि वो उस कॉम्पिटेंसी को अचीव कर ले विच इट रिक्वायर्ड। तो ये आपको थोड़ा सा फर्क जो है वो पता होना चाहिए। जी कोई और पढ़ेगा? Any boy in the class? जी बच्चे, any boy? Sir, velopharyngeal incompetence refer to a neuromotor or psychological disorder which results in poor movement of the velopharyngeal structure. This is common in individuals with dysarthria due to cortical damage and velar persist due to cranial nerve damage. सर इसमें जब VPI होता है तो उसमें ये न्यूरोमोटर की वजह से भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसकी वजह से हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जब प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको डिसार्थिया की तरफ भी लेके जा सकता है। ऐसा ही है सर? तो वो ये बात कर रहे हैं कि क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से भी, हाँ, जो न्यूरोमोटर कंट्रोल्स हैं बाज़ औक़ात वो एग्जिबिट होते हैं डिसार्थरिया के केस में। अब डिसार्थरिया के केस में क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, व्हेन द मसल नीड टू बी मूव्ड, वो उसके अंदर एक प्रॉपर कोहेरेंस नहीं है, कोई इसके अंदर प्रॉपरली वो मैनेजेबल नहीं है। तो इस किस्म के इंडिविजुअल्स के अंदर जो कि डिसार्थरिक हैं और कॉर्टिकल डैमेज के साथ हैं, उनके अंदर भी जो वेलोफैरिंजियल इनएफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंस जो है वो आपको नजर आएगी। वो न्यूरोमोटर कंट्रोल्स की सूरत में भी हो सकती है या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सूरत में भी आपको वो नजर आएगा। जी बेटा, आगे बढ़े। velopharyngeal mislearning refers to inadequate velopharyngeal closure on certain sounds due to learned misarticulations. जो सर जब वेलोफरेंजियल की जो प्रॉब्लम आ रही होगी, इसकी वजह से पेशेंट को क्लोजर प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, साउंड्स प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और जो इसमें आर्टिकुलेशन है उसकी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है। नहीं नवीद, इसमें लिखा हुआ मिस लर्निंग की वजह से, यानी सारा कुछ ठीक है लेकिन द चाइल्ड हैज नॉट लर्नड इट द वे इट शुड बी लर्नड। तो इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोफरेंजियल पोर्ट्स जो हैं वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनएडिक्वेसी है वो मिस लर्निंग की वजह से है। बच्चा उस तरीके से सीख नहीं पाया, और ये वो वाली कंडीशन है जिसमें बच्चे अमूमन नाक में बोलते हैं विदाउट एनी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रीजन। सिर्फ वो इमिटेट कर रहे हैं या किसी को कॉपी कर रहे हैं या दे हैव नॉट लर्नड। और मैंने आपको पहले भी बताया कि एट टाइम्स दिस कैन बी ड्यू टू सम इंटेलिजेंस इश्यूज एज वेल। आयशा, आपने हाथ खड़ा किया था बेटा। जी सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को देखा है ना, तो सर ये मिस लर्निंग उन बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। वो बच्चे बेसिकली सुनते नहीं है ना प्रॉपर वे में, तो जब उनकी स्पीच थेरेपी कराई जा रही होती है या थोड़े थोड़े से वर्ड्स वो जानते हैं,
तो उनका ये वाला वे होता है, वो मिस आर्टिकुलेट करते हैं और उनका जो साउंड है वो नाक से ज्यादा सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर वे पता नहीं होता कि बोलना कैसे है। जी कोई और इस पे कमेंट करे आयशा की बात पे? बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट बैठे हैं, बताएं। जी बीएस वाले को स्टूडेंट्स? आयशा बेटे बात ये है ना कि ये जो डेफ बच्चे, आवाज आ रही है मेरी आयशा? जी जी सर, आ रही है, आ रही है। ये जो डेफ बच्चे हैं ना बेटे, ये बेसिकली चूंकि डेफ हैं या मॉडरेट सीवियर डिग्री के इनका हेयरिंग लॉस है, ये बेसिकली जान के नेजलाइज करते हैं स्पीच को। उसकी वजह क्या होती है? बिकॉज दे कैन हेयर थ्रू द वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए, इसलिए इस और तो उनका कोई तरीका इतना अच्छा नहीं होता। आपको पता है कि बोन कंडक्शन जो है वो बेहतर है एयर कंडक्शन से, लिहाजा ये जान जान के जो है ना वो बोन कंडक्शन के जरिए सुनने के लिए अपनी आवाज को नेजलाइज करते हैं। इसको आप मिस लर्निंग कहना चाहें तो कह भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल दिस इज मोर ऑफ हियरिंग लॉस। अभी जब मैं आपको बता रहा था कि बाज़ औक़ात सब कुछ ठीक होता है लेकिन बच्चा जो है वो इस तरह बोलता है, तो ये इंडिकेटिव होता है कि बच्चे को किसी डिग्री का हियरिंग लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से वो नेजलाइज कर रहा है। इंटेलिजेंस का भी इशू हो सकता है, प्लस राइट फॉर लाइफ का जिक्र किया और हियरिंग इम्पेयरमेंट का जिक्र किया। मिस लर्निंग बेटे इनके बरक्स है। मिस लर्निंग ये है कि आपने जान के जो है आप एक बिहेवियर जान के अडॉप्ट करते हैं फॉर मैनी रीजंस। हो सकता है आप किसी को इमिटेट कर रहे हो, किसी की तरह बोलना चाह रहे हो, या यू टेंड टू साउंड लाइक दिस फॉर नो रीजन। सो ये हैबिचुएशन की वजह से, और उसको हम मिस लर्निंग भी कहते हैं। किसी ने हाथ खड़ा किया तो प्लीज बेटे बोले। जी मैं हूँ सर, नवीद। जी सर ये मिस लर्निंग में ऐसा भी होता है, जैसे आजकल ये जो कार्टून्स देख रहे हैं बच्चे, और कार्टून्स मुख्तलिफ टाइप्स के कार्टून्स आ रहे हैं, तो बच्चों के उस पे बिहेवियर पे भी और बहुत फर्क पड़ रहा है। लाइक कुछ कार्टून्स वो बड़े अग्रेसिव होते हैं, बोलते नहीं, उसकी वजह से बच्चे कार्टून को ही इमिटेट करते हैं, उनके साउंड्स और जो है स्पीच वो वैसे डेवलप नहीं होती है। ये भी मिस लर्निंग में आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, गुड एग्जांपल। ठीक है, बिल्कुल सही। जी नेक्स्ट, थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई और? जी Sir, indication कौन for है? speech therapy. हाँ Speech ठीक। therapy cannot change hypernasality or nasal emission due to abnormal structure, even if there is only a small gap which cause an inconsistent nasal rustle. मतलब स्पीच थेरेपी जो है वो हाइपर नेजालिटी और नेजल एमिशन को चेंज नहीं कर सकती अगर कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। मतलब थेरेपी के थ्रू हम स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर सकते, ये बात है। Try it again. दोबारा बताएं सर, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। दोबारा इंटरप्रेट करें इसको। सर स्पीच थेरेपी कैन नॉट चेंज हाइपरनेजलिटी और नेजल एमिशन ड्यू टू एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। कि अगर स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है और जिसकी वजह से नेजल एमिशन हो रही है, तो स्पीच थेरेपी खाली मतलब उसको चेंज नहीं कर सकेगी ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है ना। मतलब जैसे वो हमारा ये जो सॉफ्ट पैलेट है, अगर वो स्मॉल है और वो फुली पीछे क्लोजर ही नहीं हो रहा, उससे नेजल एमिशन हो रही है, तो स्पीच थेरेपी उसको तो नहीं ना मतलब रोक सकेगी। यस ट्रू। देखो ना, हम ये और अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ही जिक्र कर रहे थे। हम ये देखना चाह रहे थे कि कब स्पीच थेरेपी करनी है, कब सर्जरी करनी है, या कब दोनों करने हैं। तो एक चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली कि इफ देयर इज एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल इशू, चाहे वो क्लेफ्ट है, चाहे वो फिस्टूला है, चाहे शॉर्टनेस ऑफ पैलेट है, चाहे इमोबाइल पैलेट है, एक्स वाई, तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर फिर स्पीच थेरेपी रिकमेंडेड नहीं होगी। इसलिए डू नॉट लाइक स्टार्ट ऑफ विद जस्ट स्पीच थेरेपी। आगे also speech therapy is usually not effective in improving nasality due to abnormal physiology. कि अगर कोई फिजियोलॉजी में भी प्रॉब्लम है तब भी नहीं होगी। when there is VPI, velopharyngeal insufficiency, surgery or a prosthetic device, if surgery is not possible,
is required for correction. Like मतलब हम लोग को कोई ना कोई prosthetic device जो आप पिछली दफा कह रहे थे कि आप लोग बनाना शुरू करें business idea, वो चाहिए होगी बेहतर करने के लिए, क्योंकि speech therapy alone would not be very much effective if there is a physiological change. अच्छा जी, मीनवाइल आप लोग ये करें कि नेट पे देखते जाएं एंड सेंड सम पिक्चर्स ऑन दीज प्रोस्थेटिक्स, किस किस्म की प्रोस्थेटिक डिवाइसेस अवेलेबल है फॉर चिल्ड्रन विद हाइपरनेज़ैलिटी। तो इस पे भी कुछ सर्च आउट करते जाएं साथ साथ, और गेट मी सम पिक्चर्स ऑन इट। ओके, ये हिब्बा लियाकत आ रही हैं जा रही हैं, क्या मसला है इनका? जी नेक्स्ट प्लीज। कोई और? जी बेटा, एनीबॉडी एल्स? चलो मैं बताता हूँ कौन पढ़े। अदीला, एमन अरूज, एमन रुबाब, आप में से कोई पढ़े? जुहा, ये हमारे मेहमान अदाकार हैं जो कि बस अटेंडेंस लगाने आए हैं। अफसा खान, आवाज आ रही मेरी? जी सर, मैंने अभी तो पढ़ा था। यस सर। आप कौन हो? यस सर, आ रही है। हफ्सा खान सर, आपने कहा था नेक्स्ट, इसलिए मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा ठीक है, हफ्सा के बाद कोई और Sorry. पढ़ेगी? मैं प्रोस्थेटिक्स देख रही थी, आपने कहा था वो आप ठीक सर्च है, करके कोई और भिजवा। पढ़े हफ्सा के अलावा? नाम बताएं पहले। Therapy is effective and appropriate if individual demonstrate the following. जी सर। नाम बताएं और फिर पढ़ें। सदफ सर, आवाज आ रही है मेरी? जी पढ़ें बताएं। जी, therapy is effective and appropriate if individual demonstrate the following. Compulsory articulation production secondary to VPI that cause nasal emission. इसमें जो मतलब थेरेपी जो बेनिफिशियल्स दे सकती है, जो डेमोन्स्ट्रेट इन चीजों को किया जाएगा कंपल्सरी आर्टिकुलेशंस के थ्रू, then misarticulation that cause nasal air emission and hypernasality that is a phoneme specific. सर इसको करेंगे प्लीज एक्सप्लेन। Misarticulation that cause nasal air emission and hypernasality that is a phoneme specific. हाँ ट्राई करें ना, आप ट्राई करें, विल करेक्ट इट इफ रॉन्ग। इस ये जो मिस आर्टिकुलेशन ड्यू टू वीपीआई हो रही है, उसकी एमिशन को रोकने के लिए फोनीम्स के ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे एंड हाइपरनेजलिटी एंड वेरिएबल रेजोनेंस ड्यू टू एप्रेक्सिया। Hypernasality and nasal emission following surgical correction. This is because changing structure does not change function. The child may need to learn to use the correct velopharyngeal valve through auditory feedback. Okay, बच्चे, we need to discuss this. So जी सर, आपको जितनी समझ आई आप इसमें बताएं, दो और फिर उसके बाद आपके क्लास में कंपल्सरी आर्टिकुलेशन है जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और एक ये कि उनको इस पे असिस्ट दिया जाए जो कि उनकी नेजल एमिशन हो रही है उसको रिइंफोर्स करके कि उनको उनका अपना ऑडिटरी फीडबैक उसको प्रोवाइड किया जाए पेशेंट को कि कहाँ पे एमिशन हो रही है, और आप पनेमिक एक्सरसाइज के बाद कब एमिशन आपकी पहले से बेटर हुई है। एंड प्लीज सर बाकी आप एक्सप्लेन करें। जी बेटे, कोई और सर जो थर्ड पॉइंट है सर, इसमें जो थर्ड पॉइंट है ना उसके अंदर सॉरी फोर्थ पॉइंट, उसमें यह है कि जब वेलोफ्रिंजियल इनसफिशिएंसी थी उसके बाद सर्जरी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट था वो पहले से ही हाइपरनेजलिटी के साथ बोल रहा था, उसके अंदर उसकी जो स्पीच थी ना वो हाइपरनेजलिटी के साथ थी।
अब जब उसकी सर्जरी हो भी गई है तो हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, उसका फंक्शन नहीं चेंज किया। उसका जो मिसलर्न पैटर्न था हाइपरनेजैलिटी के साथ, तो हमने उसे भी करेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम ये थेरेपी यूज करेंगे सर्जरी के बाद। वेरी गुड रिमशा, वेरी नाइस। कोई और? Anybody else? पहली लाइन को जरा दोबारा एक्सप्लेन करें। कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन प्रोडक्शन सेकेंडरी टू VPI that cause nasal emission. सर ये भी इस तरह है कि जब VPI हो जाता है उसके बाद जब जो हमारे पास पेशेंट है ना वो कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन करता है, यानी कंपनसेशन के साथ बोलता है, तो वो आर्टिकुलेशन उसकी सही नहीं होती, ना विलोफरेंजियल क्लोजर उसका सही होता है जब वो मिसलर्न पैटर्न्स के थ्रू ही बोल रहा होता है। मिसलर्न नहीं होते, सॉरी, कंपनसेटरी होते हैं वो, तो वो सही से उसकी विलोफरेंजियल की वो प्लेसमेंट नहीं होती, इस वजह से वहां पे नेजल एमिशन हो रही होती है। उसके लिए भी यूज करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा बेटे, बात ये है कि कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन हमने बताया जी कि बच्चे के पास एक चॉइस होती है, बाज़ औक़ात वो खुद ही सीख के आ जाता है, बाज़ औक़ात हम उसको सिखा देते हैं। लेकिन जब कभी भी कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन सिखाई जाती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन को बढ़ा देती है। बच्चा आर्टिकुलेट तो कर सकता है जो वो पहले आर्टिकुलेट नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसकी आवाज पहले से ज्यादा हाइपरनेजल होगी। सो इफ दिस इज द केस देन वी नीड टू एड्रेस दैट कंपनसेटरी बिहेवियर जो कि बच्चा अडॉप्ट कर रहा था। उस कंपनसेटरी बिहेवियर को अनडू करना पड़ेगा, लिहाजा ताकि वो उसकी आवाज की जो परसेप्शन है वो कम हो जाए। देखो इन स्लाइड्स के ऊपर हम बेसिकली देख क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट के वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद हमें इस काबिल करेंगे कि हम अपने बच्चे की स्पीच के बारे में कुछ वर्क प्लान जो है वो डेवलप कर सके। तो इसमें पहली बात जो बताई गई है एक कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन तो एक आर्टिकुलेटरी एक्टिविटी थी, लेकिन हमने तो इस वक्त रेजोनेंस पे काम करना है। तो बाज़ औक़ात कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन जो उसने सीखी हुई होती है वो हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन को बढ़ा देती है। अब इस केस के अंदर हमने क्या करना है, इस केस के अंदर हमारी स्पीच थेरेपी ये होगी कि वो जो कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन उसने सीखी है, खुद से सीखी है या हमने सिखाई है, उसको अनडू करने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी जो नेज़ैलिटी की परसेप्शन है वो कम हो सके। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है मिस आर्टिकुलेशंस दैट कॉज नेजल एयर एमिशन और हाइपरनेज़ैलिटी दैट इज फिनीम स्पेसिफिक। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फोनीम्स जो हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स हैं, इससे भी बाज़ औक़ात जो है वो हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन कम या ज्यादा हो सकती है। तो हमें ऐसे कॉन्सोनेंट्स, ऐसे फोनीम्स के ऊपर भी काम करना पड़ता है जो कि वो बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसमें कि उसकी हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन या उसकी जो नेज़ैलिटी है वो ज़्यादा महसूस होती है। लिहाजा वी नीड टू वर्क ऑन फोनीम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एज वेल। कोई कोई अल्फाज उसके ऐसे होंगे जिन पर के नेज़ैलिटी की परसेप्शन ज्यादा है, कोई कोई अल्फाज ऐसे होंगे जहां पर नेज़ैलिटी की परसेप्शन कम है। तो हमने बच्चे को एक एक्टिविटी देनी है, एक काम करवाना है जिससे उसको अंदाजा हो सके कि जब मैं इस एनवायरनमेंट में कोई वर्ड बोलता हूं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बाज़ औक़ात अगर मौजूद है एक नेजल कॉन्सोनेंट ऑलरेडी वर्ड के अंदर तो वो हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन को बढ़ा देता है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि हाई लो वोवेल्स जो हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं नेज़ैलिटी की परसेप्शन को, और बिल्कुल मैंने आपको इसी तरह बताया था कि वर्स्ट कॉन्सोनेंट्स का क्या रोल है इन द परसेप्शन ऑफ हाइपरनेज़ैलिटी। तो यहाँ पर एक हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है या हमारी जो इनपुट है उसके बारे में इंडिकेशन हो रही है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि हाइपरनेज़ैलिटी और वेरिएबल रेजोनेंस ड्यू टू एप्रेक्सिया। अब एप्रेक्सिया के अंदर भी बाज़ औक़ात हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन जो है वो बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पे ऐसे जुमले जो कि ज़रा लंबे हों। लिहाजा एप्रेक्सिया के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको दूर कर दिया जाए, बच्चे को फ्रेजिंग के बारे में बता दिया जाए, तो इस सूरत हाल में भी नेज़ैलिटी की परसेप्शन जो है वो कम हो जाती है। सो अब ये जो वर्बल एप्रेक्सिया है, इसको अगर आप वर्कआउट करेंगे तो उससे हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन
रिड्यूस हो सकती है। चौथे नंबर पे ये बात लिखी हुई है कि बाज औकात जब इन बच्चों को सर्जिकली करेक्टेड ऑप्शंस दे दी जाती हैं तो उसके बाद भी बच्चा जो है वो उस तरीके से नहीं सीखता। स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हम कर लेते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकल लर्निंग उसकी करानी होती है। सो इन चारों केसेस में वी रियलाइज्ड कि हमारी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थेरेपी का रोल है। वी विल जॉइन बैक इन